हाँ जी दोस्तों, तो तीन बेहतरीन सेक्शन और हैं जो फटाफट से इस पार्ट में खत्म करते हैं। सेक्शन नंबर 80, 82 और 83। सबसे पहले सेक्शन नंबर 80 की बात करेंगे। सेक्शन नंबर 80 जो बात करता है वो बात करता है डीम नोटिस ऑफ चार्ज। बहुत छोटा सा एरिया, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग जब हमारा चैप्टर शुरू हुआ था तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि ये पर्पस क्यों है, क्यों रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये चली जाए रजिस्ट्रार के पास, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन है ये चली जाए पब्लिक डोमेन में। और एक बार जब ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन चली गई तो ये मान लिया जाएगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सभी के पास है, सभी लोगों के पास इनकी इंफॉर्मेशन है इन जनरल पब्लिक। ठीक है, तो इन सिनेरियो के अंदर सपोज करो कि उस चार्ज एसेट का कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है कोई थर्ड कंपनी जिसको किस बारे में नहीं पता, और उसका उस वजह से कोई नुकसान हो जाता है इन फ्यूचर, तो वो उस नुकसान के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, वो किसी और से क्लेम नहीं कर सकता। ये कहते हुए कि जी चार्ज था आपने बताया क्यों नहीं, क्यों? क्योंकि आपका सेक्शन नंबर 80 जो है वो ये कहता है कि भैया डीम्ड नोटिस है चार्ज का, आपको पता होना चाहिए था, आपको खुद ही इंक्वायरी करनी चाहिए थी, आप ही इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो, कोई और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज रजिस्टर किया जाता है सेक्शन नंबर 77 के अंदर, और कोई भी पर्सन उस प्रॉपर्टी को, उस एसेट को, उस अंडरटेकिंग को अगर एक्वायर कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है कि जो भी वो एक्वायर करने जा रहा है उसको उस चार्ज के बारे में, सेक्शन 77 वाले चार्ज के बारे में अच्छे से पता है। तो ये प्रोविजन बेसिकली क्या है, इसको कहा जाता है द प्रोविजन हैज कॉशनरी इफेक्ट, मतलब कि ये कॉशियस एक तरीके से कि भैया आपने तो आपको कॉशन पहले दे दिया गया कि देख लो भैया इसको जानते हुए काम करना, अदरवाइज आप कर रहे हो तो खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो जो भी बंदा कॉशियस है बेसिकली परचेज करने के अंदर, एक्वायर करने के अंदर, तो उसको इसके बारे में इंक्वायरी पहले कर लेनी चाहिए कि भैया इसके अगेंस्ट कोई चार्ज तो नहीं है, और अगर है तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज नहीं करो। ठीक है, ओके। तो अगर कोई ऐसा करता है इन केस, तो उस केस में जो भी उसका लॉस होता है वो उस लॉस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, उसमें वो किसी और को क्लेम नहीं कर सकता। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए दिया हुआ है कि टर्म लोन लिया, चार्ज क्रिएट होता बिल्डिंग का, बिल्डिंग को बेच दिया गया, फर्दर उसको बाद में जाके पता लगा, तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, कंपनी से वो किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं मांग सकता। तो बेसिक सी चीज है। डीम्ड नोटिस ऑफ चार्ज कहां से शुरू होगा, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या हुआ कि एक बार रजिस्ट्रेशन हुआ, जिस दिन वो रजिस्ट्रेशन हो गया माना जाएगा उस दिन से वो पब्लिक डोमेन में चला गया, और उस दिन से अगर वो पब्लिक डोमेन में चला गया तो इसका मतलब कि एक नोटिस मिल गया पूरी दुनिया को। ये तो मतलब इसका डीम्ड नोटिस का मतलब क्या है कि उस चार्ज के बारे में जानकारी मिल गई पूरे विश्व को किस दिन, जिस दिन वो चार्ज रजिस्टर हो गया। तो डेट अगर पॉइंट पूछा जाता है, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी इस टाइप का लिंक है कि कब से वो इफेक्टिव माना जाएगा। वो नोटिस डीम्ड है, चलो ये मान लेते हैं, लेकिन वो कब से इफेक्टिव होगा, तो वो उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ मतलब कि नोटिस मिल गई पूरे जग जहान को। ठीक है, चलिए दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 80। नाउ सेक्शन 82 आता है जो बात करता है कि आपने सेटिस्फेक्शन कर दिया चार्ज का, मतलब चार्ज का मतलब क्या हुआ कि आपने गिरवी रखा था, पैसे लिए थे, अब वो पैसे आपने बैंक को चुका दिए। जब आप बैंक को पैसे चुका दोगे तो आपका जो चार्ज जो आपका क्रिएट हुआ था वो आपने कैंसिल कर लिया आपस में। अब आपने अगर वो कैंसिल कर लिया तो इसकी जानकारी भी तो रजिस्ट्रार को दोगे ना, तभी तो रजिस्ट्रार के पास जो रजिस्टर है उसको वो वहां से डिलीट करेगा कि भैया ये जो प्रॉपर्टी पे चार्ज था वो अब चार्ज नहीं रहा। जब वो डिलीट कर देगा तो कंपनी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कहीं और से भी लोन ले सकती है या कोई और काम भी कर सकती है, मतलब उसको दोबारा भी उसके ऊपर चार्ज वो क्रिएट कर सकती है, वो चार्ज फ्री हो जाएगा एक तरीके से। तो वो चार्ज फ्री होने के लिए कंपनी के ऊपर अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि जब आप सेटिस्फेक्शन कर दो चार्ज का, सेटिस्फेक्शन का मतलब कि जो भी आपने डेट लिया था उसकी पेमेंट कर दो पूरी की पूरी, कोई उधारी नहीं बची, तो उसके बारे में आप रिपोर्ट करोगे किसको, रजिस्ट्रार को। अगेन कितने दिनों के अंदर, तो 30 दिन के अंदर। जब आपने पेमेंट कर दिया, जब वो सेटिस्फेक्शन हो गया, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रार को बताना है। अब ये जो 30 दिन का पॉइंट है, यहां को लेके बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सेक्शन 87 भी आता है, जिसको कि लोग कनेक्ट कर देते हैं 77 से, जो कि आपको नहीं करना। ध्यान दो जरा। 82 के अंदर सिंपली क्या कहा गया कि भैया 30 दिन का टाइम है, नॉर्मली 30 दिन के अंदर आपको इंफॉर्मेशन दे देनी है। फिर ये कहा गया कि भैया पेमेंट करने से 30 दिन से अगर नहीं बता पाए, सपोज नहीं बता पाए, तो क्या होगा, तो आपको एडिशनल टाइम दिया जाएगा, मतलब तब आपको 300 दिन तक का टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, ये 30 दिन है, ये आपके 300 दिन बन जाएंगे। अब मैं यहां वाले पॉइंट को भी आऊंगा, इसके अंदर भी ये वाला जो पॉइंट है एफएसटी का, इसके ऊपर आऊंगा। पहले यहाँ पे देखो कि क्या एक्सटेंशन हो सकता है इंटीमेशन के लिए, तो जो बिल्कुल दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है, ये एक्सटेंड किया जा सकता है इसको 30 डेज से कहा 300 दिन तक, 300 डेज तक। अब इसको जो एक्सटेंशन किया गया तो इसके अंदर बेसिकली भैया एडिशनल आपको 270 डेज दिए गए। अब सपोज करो इसके अंदर भी आप नहीं कर पाए, तो उसके बारे में यहां पे कुछ नहीं बताया गया, इसको फिर कनेक्ट कर देता है वो सेक्शन नंबर 87 से। वहां पे ये कहा गया है
कि अगर ये टाइम लिमिट भी आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद एप्लीकेशन दोगे आप किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि एक्चुअल में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, वो पावर डेलीगेट हो चुकी है रीजनल डायरेक्टर को। तो एप्लीकेशन दोगे आप रीजनल डायरेक्टर को। रीजनल डायरेक्टर को अगर सब कुछ लगेगा रीजनेबल और जस्टिफाइड, और अगर वो हो गया उससे सेटिस्फाइड, तो उस केस में आपको वो एडिशनल टाइम अलाउ कर सकता है, एडिशनल टाइम पीरियड आपको अलाउ कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ठीक है, तो दिस इज मतलब 87 का जो होप है, एक जो आपकी आशा है, वो 87 की रिलेटेड है 82 से, ना कि 77 से। ये चीज पर ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सिनेरियो नहीं है, वहां पे आपको जितना टाइम मिलना था वो 77 वाले सेक्शन में ही मिल गया। चलिए ओके, तो ये जो आप एप्लीकेशन दोगे, जो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाओगे, जो ये रिपोर्ट करोगे रजिस्ट्रार को, ये किस फॉर्म में किया जाएगा, CHG 4 के अंदर किया जाता है। तो आपने अभी तक में जितने फॉर्म देख लिए वो क्या क्या थे, CHG 1 के अंदर जब आपने फ्रेश एप्लीकेशन दिया, CHG 2 के अंदर आपको सर्टिफिकेट मिल गया, CHG 3 के अंदर अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन किया तो उसके बारे में जानकारी दी, उसके ऊपर जो आपको सर्टिफिकेट मिला वो CHG 3 के अंदर मिला। CHG 4 में सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आएगा। CHG 5 में जो सेटिस्फेक्शन के ऊपर सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रार कि आपने सेटिस्फेक्शन हो गया, इस बात का रजिस्ट्रार जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो आएगा CHG 5 के अंदर। तो ये पांचों फॉर्म आपको सिक्वेंसली याद होने चाहिए। नाउ जो ये यहाँ पे बात आ रही है कि 30 डेज का जब IFSC कंपनी, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी हो या स्पेसिफाइड IFSC प्राइवेट कंपनी हो, इन दोनों सिचुएशन के अंदर भी ये 300 दिन वाला प्रोविजन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे 30 डेज बता के फिर एडिशनल एक्सटेंशन के अंदर 300 डेज बता दिया गया, यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया गया भैया 300 दिन तक आपको मिल सकता है, लेकिन सिक्वेंस सेम होगा कि पहले आप एप्लीकेशन दोगे, अपनी जस्टिफिकेशन दोगे कि क्यों डिले हो रहा है, और रजिस्ट्रार को अगर लगेगा तो वो आपको एक्सटेंशन का टाइम अलाउड कर सकता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपसे एडिशनल फीस वो लेगा, एडिशनल फीस लिए बगैर नहीं करेगा। नाउ नोटिस टू द होल्डर ऑफ चार्ज बाय रजिस्ट्रार, मतलब कि यहां पे सेटिस्फेक्शन के लिए कंपनी ने दे दिया, कंपनी ने एप्लीकेशन पहुंचा दी रजिस्ट्रार के पास। अब रजिस्ट्रार क्या करे, रजिस्ट्रार के पास कंपनी तो दे रही है, कंपनी तो बोरिंग कंपनी है, वो हो सकता है झूठ मूठ का दे रही हो, उसने पेमेंट ना करी हो चार्ज होल्डर को, तो चार्ज होल्डर से भी कंफर्म किया जाएगा। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, एक नोटिस भेजेगा, किसके पास नोटिस भेजेगा, चार्ज होल्डर के पास। ठीक है, चार्ज होल्डर के पास नोटिस भेजेगा जिसके अंदर वो कहेगा कि भैया ये जो सेटिस्फेक्शन है इसको क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए, मतलब कि जो कंपनी कह रही है कि हमने पूरी पेमेंट कर दी, हमने अपने चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, तो इसको रिकॉर्ड क्यों ना किया जाए, इसके बारे में आप हमें बताओ विद इन 14 डेज, 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये बताना है कि क्यों ना करें। इसको बोलते हैं बेसिकली शो कॉज नोटिस, कि आप रीजन बताओ कि क्यों हम इसको रजिस्टर ना करें, इस सेटिस्फेक्शन को रजिस्टर ना करें। अब अगर आपने बता दिया, अगर आपने कोई कॉज नहीं दिया तो ऑब्वियसली बात है इसको रजिस्टर कर दिया जाएगा और इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। मतलब एक बार अगर आपने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, सही कह रहा है, कंपनी सही कह रहा है, आपको एप्लीकेशन आई है बिल्कुल सही आई है, उसने मुझे सारी पेमेंट दे दी, ऐसा कह रहा है चार्ज होल्डर, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार होगा वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेगा और सर्टिफिकेट इशू कर देगा, कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, अच्छा जी। फिर बात आती है कि अगर कोई कॉज वो देता है, अगर वो कोई कॉज देता है कि नहीं 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 इन्होंने पूरी पेमेंट नहीं करी, इन्होंने ब्याज नहीं दिया, इन्होंने ये नहीं दिया, इन्होंने वो नहीं दिया, वगैरह वगैरह, तो उस इंफॉर्मेशन को भी वो अपने रजिस्टर के अंदर रिकॉर्ड करेगा और उस रिकॉर्ड को करने के बाद उसकी इंफॉर्मेशन जो होगी वो कंपनी को पहुंचाएगा कि भैया देख लो हमने नोटिस दिया था, किसको दिया था, चार्ज होल्डर को दिया था, उसने ये कंप्लेन करी है कि नहीं नहीं भैया ये दिक्कतें हैं, इसको सेटिस्फैक्टरी आप मत मानो, इसको रिकॉर्ड मत करो। तो अब आप देख लो जी ये क्या दिक्कत है, आपस में इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हमें फ्रेश एप्लीकेशन दे देना इसकी सेटलमेंट के रिगार्डिंग, तो ही हम रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये सारी कंप्लेन है किसकी, चार्ज होल्डर की। ठीक है जी। अच्छा, ये जो नोटिस वाला पॉइंट आया कि रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ता है 14 दिन के टाइम देते हुए, ये नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब नहीं पड़ेगी, जब CHG 4 जो आपने फॉर्म दिया है उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी होता है कि उसमें कंपनी तो अपने साइन कर ही रही है, अगर वो उसमें साइन करा ले चार्ज होल्डर के भी, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों एग्री है, उस सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों एग्री है कि उसके अंदर साइन कर दिया, कंपनी ने भी उसके अंदर साइन कर दिया, आपके किसने, चार्ज होल्डर ने भी, तो दोनों ने अगर CHG 4 पे साइन कर दिया और फिर रजिस्ट्रार को दिया गया है, तो रजिस्ट्रार को अलग से कंफर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि चार्ज होल्डर को कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर ये अलग से इंटीमेशन जो देना है वो देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर बात आती है नो इफेक्ट ऑफ सेक्शन 82 ऑन द पावर्स ऑफ रजिस्ट्रार। अब ये बेसिकली क्या है कि रजिस्ट्रार के पास एक पावर होती है जो आएगी आपकी सेक्शन नंबर 83 में। वो क्या पावर होती है कि अगर रजिस्ट्रार को कोई इंटीमेशन नहीं भी आया सेटिस्फेक्शन के रिगार्डिंग, पेमेंट के रिगार्डिंग, पर उसके पास कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसके कि उसको ये लगता है कि अब ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, जो चार्ज था वो रिलीज हो गया है, जो उसकी पेमेंट होनी थी वो हो गई है, जो सेटिस्फेक्शन होना था वो हो गया है, तो वो उस ग्राउंड पे भी वो चाहे तो उस सेटिस्फेक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है अपने रजिस्टर के अंदर, और रिकॉर्ड करने के बाद वो इंटीमेट कर देगा दोनों पार्टीज को कि भैया ऐसा ऐसा मुझे लगा, ऐसी ऐसी सूचना मेरे पास आई थी जिसके बेसिस पे मैंने ये काम कर दिया है, आप बता दो जी इसके अंदर कोई दिक्कत है तो।
तो ये पावर है किसके पास, रजिस्ट्रार के पास, विदाउट इवन दो इंटीमेशन, कंपनी के बिना इंटीमेशन के, कंपनी के बिना इंटीमेशन के भी रजिस्ट्रार जो है वो इस एक्ट का पावर रखता है। तो ये कह रहा है कि भैया ये 82 से ना उस 83 के पावर का कोई लेना देना नहीं है, वो जो पावर रजिस्ट्रार की है वो अपनी 83 के अंदर है, और 82 में जो इंटीमेशन वाली पॉइंट है वो अपनी जगह है, इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। इश्यू सर्टिफिकेट का मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाएगी तो सेटिस्फेक्शन के ऊपर जो भी प्रोसीजर है वो सारा करने के बाद वो इस सर्टिफिकेट इशू करेगा, जो कि ये बताएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, जो चार्ज था वो सेटिस्फाई यहाँ पे हो चुका है, जिसके लिए फॉर्म यूज किया जाएगा CHG 5। तो ये 5 तक का आपको फॉर्म याद रखना है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 82। अब इस 82 को ना बड़े अच्छे तरीके से समराइज किया गया, तो इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट से, फिर 83 और देखेंगे। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज बेसिकली क्या गया, कंपनी शैल गिव इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी। इफ नॉट इंटीमेटेड द रजिस्ट्रार में अलाउ गिविंग द इंटीमेशन विद इन 300 days ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब एडिशनल फीस। वो कह रहे हैं 300 दिन का भी उसको टाइम अलाउ कर दिया जाएगा, एडिशनल फीस ले दी जाएगी। फिर यहाँ पे बात आई कि स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक या प्राइवेट कंपनी की बात करें तो उसके अंदर भी 320 का पॉइंट है, 300 दिन का वहां पे भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लेकिन ये लिखा है ऑफ द पेमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि उससे भी एडिशनल फीस ली जाएगी, जो कि ली जाएगी, आपको पीछे नोट में जाके पढ़ सकते हो, वो भी चीज है। फिर आगे देखेंगे, रजिस्ट्रार ऑन रिसीप्ट ऑफ इंटीमेशन सेंड करेगी क्या, शो कॉज नोटिस, किसको देगी, होल्डर को। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर उसको नोटिस दे देगी कि ये नोटिस लो 14 दिन के अंदर अंदर, और बताओ जी क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। आगे देखिए एक्सेप्शन क्या है कि भैया इंटीमेशन नहीं दिया जाएगा अगर तो हमारे पास जो फॉर्म आया है, जो भी स्पेसिफाइड फॉर्म है, जो कि CHG 4 है आपका, उस फॉर्म में अगर उस होल्डर के भी साइन हो रखे हैं तो इंटीमेशन देने की आवश्यकता नहीं है। इफ एनी कॉज इज शोन, अगर कोई कॉज आया, कोई कॉज उसने दे दिया चार्ज होल्डर ने, तो उस केस में रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा कंपनी को कि भैया ये उनके साथ इशू है, उन्होंने ये अपने जवाब में दिया है, तो अब आप देखो इसको रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता विद दैट इशू। ठीक है, ओके जी। नाउ नेक्स्ट सेक्शन हम देख लेते हैं, सेक्शन नंबर 83। ये बेसिकली वही है जो मैंने आपको पीछे बता दिया, पावर ऑफ रजिस्ट्रार टू मेक एंट्रीज ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड रिलीज इन एब्सेंस ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम कंपनी। कंपनी ने इंटीमेशन नहीं भी दिया, लेकिन अगर उसके पास एक कोई भी ऐसा एविडेंस है जिसके बेसिस पे वो सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ जी ये जो पेमेंट है ये हो चुकी है, जो चार्ज था वो रिलीज हो चुका है, तो उसके ऊपर वो एम्पावर है कि वो चाहे तो वो रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब एंटर कर सकता है रजिस्टर के अंदर कि भैया ये चार्ज खत्म हो चुका है, सेटिस्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, तो कुछ खास नहीं है। ही में एंटर क्या क्या चीजें हैं, तो दो चीज है, दो बेसिकली सेटिस्फेक्शन है। नंबर 1 इज कि डेट हैज बीन सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, डेट लगता है कि वो सेटिस्फाइड हो गया, कोई उधारी नहीं बची है। और दूसरा कह रहा है द पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग हैज बीन रिलीज्ड फ्रॉम द चार्ज, उसको चार्ज से रिलीज कर दिया। हो सकता है ना कि बैंक और बोरिंग कंपनी है वो आपस में खेल चुके, उन्होंने कहा जी डॉक्यूमेंट फट गया, तुमने पैसे लौटा दिए, हमने चार्ज हटा दी, बात खत्म, लेकिन रजिस्ट्रार को बताया ही नहीं। अब रजिस्ट्रार को इंटीमेट करने का टाइम लिमिट वगैरह दे रखा है, वो सारी बातें ठीक है, बट एक पल को ऐसा हो गया कि रजिस्ट्रार के पास उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन आ गई कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, कहीं से भी उसके पास जानकारी पहुंच गई जो कि एविडेंसिंग है और जिसके ऊपर उसको भरोसा है, तो उसके बेस पे भी वो चाहे तो ये कदम उठा सकता है और उस चीज को रिकॉर्ड करके वो खत्म कर सकता है। ओके, फिर बात आती है कि भैया काम तो कर लिया लेकिन क्या इंटीमेशन नहीं देगा, तो इंटीमेशन बिल्कुल देगा। किसको देगा, अफेक्टेड पार्टीज को। अफेक्टेड पार्टी यहाँ पे कौन होंगी, दोनों पार्टी, चार्ज होल्डर भी है और बोरिंग कंपनी भी, तो इन दोनों को इंटीमेशन देगा कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। जिस दिन उसने अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री करी, रजिस्ट्रार ने अपने रजिस्टर में उसकी एंट्री कर दी कि भैया ये खत्म हो चुका है, उस एंट्री के 30 दिन के अंदर अंदर वो इंटीमेशन देगा अफेक्टेड पार्टीज को, मतलब कि बोरिंग कंपनी को और चार्ज होल्डर, क्योंकि भैया देखो हमने ऐसी ऐसी एक्टिविटी कर दी है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें बताओ इसके ऊपर। ओके जी। फिर सर्टिफिकेट इशू की बात आएगी, वो सेम टू सेम पॉइंट है कि सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज है, ये भी है, तो ये भी सेम टू सेम होगा, CHG 5 के अंदर इसका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा, जो आपने सेक्शन नंबर 82 के अंदर देखा था। चलिए जी, तो ये हमने और खत्म किए 3 सेक्शन, हमारा 83 तक हम अपडेट कर चुके हैं अपने सारे सेक्शंस को। फर्दर जो सेक्शंस बच जाते हैं कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में रैप अप कर ले।